नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 69th का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो प्रीलिम्स का पेपर है वो बहुत ही डाइसी रहा है। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 70th बीपीएससी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेपर का स्तर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इस पूरे पेपर को देखेंगे, 69th बीपीएससी का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2-3 एरिया है जहां से पेपर को कठिन बनाया गया है, जटिल बनाया गया है, और जो सेट जो तरीका था, पैटर्न था, उससे आप डेविएशंस पाएंगे। एक तो आप करंट अफेयर के सेगमेंट में देखेंगे कि डेविएशन है, तो इसको नए सिरे से करना होगा। दूसरा, आप देखेंगे कि पहले इकोनॉमिक्स में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ के चले गए, काम हो जाता था। आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ के चले गए, काम हो जाता था। पर अब आप देखेंगे कि हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दोज क्वेश्चंस डिमांडेड द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा एरिया जहां से जम के क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है वो है इंडियन ज्योग्राफी। पहले इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था और फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो वन लाइनर होते थे पूछ लेते थे। पर क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है, लैटिट्यूड से अच्छे क्वेश्चंस है, लॉन्गिट्यूड से अच्छे क्वेश्चंस है। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 68 बीपीएससी में आप देखेंगे कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये 2-3 एरिया है जहां पे क्वेश्चंस जटिल बनाए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स, उसको नए सिरे से नए स्टाइल से करना होगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो 70th बीपीएससी में अगर सब चीज सही रहा तो 750 प्लस वैकेंसी आएगा और उसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी भी आएगा। और इसलिए ये कहना बहुत लाजमी है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में आप देखोगे कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इलेक्शन इनके नर्व सेंटर पे लाई करता है। तो ये जनता को खुश करने के लिए ऐसा काम करेंगे। तो 2-3 चीज को स्पष्ट रखो कि इकोनॉमिक्स पे कमांड करना होगा। इस बार अगर आप देखोगे तो अगली बार हो सकता है 70th बीपीएससी में 10 प्लस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछ देगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तुम बाहर चले जाओगे। ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन पूछ देगा, बाहर चले जाओगे 2 मिनट के अंदर। तो ये दोनों सब्जेक्ट पे हम लोग कमांड करने की कोशिश करेंगे। और आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं एंड विल सी कि इकोनॉमिक्स में कौन सा किताब करना होगा, कैसे इसको कंप्लीटली आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एविडेंस के साथ कहां से क्वेश्चन पूछे गए, एविडेंस के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखो, पहला है कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, आपके मेंस के लिए भी इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग मेंस में पढ़ा भी रहे हैं, दक्ष बैच में मेंस चल भी रहा है, इकोनॉमिक्स से चल रहा है, जो 69th और 70th बीपीएससी दोनों के लिए चल रहा है। दोनों का अलग अलग बैच चल रहा है, उसमें अभी इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा बुक की जरूरत है, इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर है भी कि नहीं है, और क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की जो हम अभी आपको दिखाएंगे स्लाइड्स में, वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बीपीएससी कंसेप्ट वाला वेबसाइट पर जाना है। bpscconceptwala.com पर जाएंगे, वहां पर डाउनलोड का एक टैब बना हुआ है। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप उस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों अवेलेबल रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से करना। कौन कौन किताब है अभी बता देते हैं। देखो, पहला चीज जो किताब, अगर आप पहले क्वेश्चन से देखते हैं तब आपको क्वेश्चन मैच कराएंगे। ये 69th बीपीएससी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एडॉप्टेड। बहुत लोग गलत किया होगा कि कहां से अडॉप्ट किया गया, कैसे कहा गया, कहां से पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। कहीं से नहीं पूछा मेरे बंधु, अभी दिखाते हैं। In which budget did finance minister announce the liberalized exchange rate management system? कैंडिडेट ने मारा है ए, गलत आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following were the goals of the 5-year plan? ये सारे 68 बीपीएससी के क्वेश्चन हैं, और ये जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया मैंने 69 बीपीएससी के क्वेश्चन है, उदाहरण 2 साल का लिया हूं। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, लिटरेचर, है ना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, 2-3 हम देखते हैं। देखो, सीधा हम क्या करते हैं कि तुम्हारे सामने खुला हुआ है, ये है। यहां पर देखो कि तुमको गलत नहीं लगे कि कौन सा आप कर रहे हैं। यहां पर देखो बंधु, एनसीईआरटी था, ठीक है। एनसीईआरटी पे जाओगे, ऊपर देखो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आप एक किताब है इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की किताब है। यहां पर आप देखोगे
कि एक सेकेंड, in March 1992, the liberalized exchange rate management system involving the dual exchange rate was introduced. सीधा क्वेश्चन यहां पर है, यहां पर देखो, इसका मतलब कि डायरेक्ट वो एनसीईआरटी से पिकअप किया है। करेक्ट आंसर 92-93 हो गया, मार्च की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, ये जो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, हम 2-3 उदाहरण तुमको देते हैं कि तुमको लगे ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ ले रहा है। देख, ये है 11th क्लास का एनसीईआरटी। यहां पर अगर आप देखोगे, कहां गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नो, आपके सामने हम दिखा देना चाहते हैं कि देखो जो हम बोलना चाह रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। आप देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नो, एक सेकेंड बस मुझे आप दे दो, मैं आपको एकदम लाइव दिखा देना चाहता हूं कि ताकि कोई आपको ऐसा नहीं लगे कि गफलत की बात हो गई। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, सीधा एनसीईआरटी 11th का एनसीईआरटी है, आपसे पूछा गया है। 11th का जो एनसीईआरटी किताब है, अभी आपको हम सारा दिखा देते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान। गोल्स ऑफ द 5-year प्लान क्या है, मैं सीधा एनसीईआरटी में जा रहा हूं, एक चैप्टर से ही तुमको दिखा दे रहे हैं मेरे बंधु। गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, बस 2 मिनट मुझे दे दो। हाँ, मॉडर्नाइजेशन गोल्स में है, यहां पर देखो, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, और एक होगा यहां पर आप देखो, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, इक्विटी है, ठीक है। यहां पर देखो, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, सीधा कॉपी किया है। ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, लिटरेचर नहीं है, ठीक है। सीधा तो ग्रोथ भी होगा, देखो मेरे दिमाग से निकल रहा है, यहाँ पे होगा, इक्विटी है, मॉडर्नाइजेशन है, द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान, वही बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ग्रोथ भी है ना, तो सब भी हो गया। ग्रोथ यहां पे आ गया, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ऑड वन आउट था लिटरेचर, वहां से वो हो गया। तो व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज अपॉन द फैक्ट इज these questions are cherry picked from the NCERT, so NCERT are non negotiable। कौन सा NCERT करना है मैं अभी बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली NCERT से है 11th का, ठीक है, उसमें ACZ एक्ट के बारे में दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, डायरेक्ट चेरी पिक्ड क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन बोलोगे कि सर तो फिर एनसीईआरटी कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा इकोनॉमिक्स। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन है, और मैं यकीन आपको मानिए कि बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। आपको अगर स्टैगफ्लेशन नहीं पता है कि स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन क्या होता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं सही कर सकते हैं। यहां पर एनसीईआरटी काम देगा क्या? बिल्कुल नहीं एनसीईआरटी काम देगा। एनसीईआरटी बेस बनाएगा। आप एनसीईआरटी से इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन को समझ सकते हैं, उस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइड क्वेश्चन है, तो जो 70th बीपीएससी होगा आप उसमें अप्लाइड क्वेश्चन की संख्या आप ज्यादा पा सकते हैं। अब आप ये देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये कहां पे है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स आप कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर आपको कम से कम प्रतिदिन फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है? आपको न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं या द हिंदू फॉलो कर सकते हैं, एक फॉलो करेंगे। हिंदी मीडियम के हैं तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण फॉलो करेंगे, राष्ट्रीय संस्करण करेंगे या जनसत्ता करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का ही है, पर एक अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये जो अभी आपको बताया रिजोल्यूशन वाला। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नए तरीका का क्वेश्चन है, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरह से यूपीएससी पूछता है आप ये देखेंगे कि ये भी एक अप्लाइड क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। अवेयर है कि नहीं आपको पता होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे भारत का पूछ रहा है, मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे नॉन निगोशिएबल है, आपको करना पड़ेगा। नेशनल बजट, यूनियन बजट आपको करना ही पड़ेगा।
बिहार बजट आपको करना ही पड़ेगा और बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए भी करना पड़ेगा कि जब आप मेंस लिखेंगे तो जो आप इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में जो भी आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, आपको अगर हम बोलते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आप हल्की बात नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये बोलना है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो भाई आप उस चीज को डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। तो डेटा कहां से लेंगे? डेटा हम ऐसा जगह से लेंगे जो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो, गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बजट होता है, सर्वे होता है। जब हम ये लिखते हैं कि देश का 60% आबादी एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है, तो मेरे पास डेटा होना चाहिए, वो डेटा इकोनॉमिक सर्वे से बैक्ड होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, यूनियन बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे नॉन निगोशिएबल है। उसके इंपॉर्टेंट डेटा को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप देखें, डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, नॉन निगोशिएबल है। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप बहुत क्वेश्चंस को देखेंगे, तो मैंने कुछ आपको पिक्चर्स लगाया है। एनसीईआरटी नॉन निगोशिएबल है। कौन सा एनसीईआरटी है अभी देखेंगे। और साथ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। तो एप्लीकेशन बेस्ड संख्या के लिए आप निश्चिंत रहिए। इकोनॉमिक्स हम ही आपको रेजोनेंस में पढ़ाएंगे। पॉलिटी आपका खत्म हो चुका है, इंडियन इकोनॉमी हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। अब देखो कौन किताब पढ़ना है। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत खूबसूरत किताब है। इस किताब को आप खरीद के रखेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, हम चैप्टर नंबर आपको देते जाएंगे। मानते हैं कि देखो, एक एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, इसको समझना मुश्किल है। अगर मानते हैं कि हमने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ाया है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पढ़ाया है, तो इस चैप्टर में हम आपको पेज नंबर बता देंगे कि एनसीईआरटी का पेज नंबर 11 से 14 आप होमवर्क के रूप में काम करेंगे और इस तरह से आप करेंगे। दूसरा किताब जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सनद रहे कि एक और किताब है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला चीज तो आपको यह समझना होगा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना 12th की किताब है। हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी किताब आती है, हमारे लिए जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्योंकि जो किताब का नाम है, पहले ये तो पता चल जाए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि अभी हम आपके टेलीग्राम लिंक में एक मॉस्पी का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट है, प्लानिंग पर डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखोगे कि बीपीएससी हमेशा प्लानिंग पे दबा के क्वेश्चन पूछता है कि 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, अभी आपको ऊपर उदाहरण भी दिए, 3rd 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 5th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, नीति आयोग क्या है। तो प्लानिंग पर एक डॉक्यूमेंट है मॉस्पी का, वो हम आपको दे देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसको वहाँ से कर लेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी में, आप उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए आप एक किताब फॉलो करेंगे। बीसीडब्ल्यू का तर्कस किताब है, इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ये किताब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, मानते हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ा दिया, तो इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिहार के जितने एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, बी इट टीआरई, बी इट असिस्टेंट इंजीनियर, बी इट जुडिशियरी, तो सारा बीओपी का एक जगह है, सारा जीडीपी का क्वेश्चन एक जगह है। तो हमको सहूलियत होगा, हम आपको पेज नंबर बता देंगे, आप वहां से उस चैप्टर को कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉन निगोशिएबल। कोई भी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बराबर और उसके तुलना में आ भी नहीं सकता है। बी इट बीसीडब्ल्यू XYZ कोचिंग फलाना ढिमकाना, वो मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। PYQ नॉन निगोशिएबल है। तो आपको 3 किताब रखना है। एक किताब बीसीडब्ल्यू का तर्कस आपके पास होना चाहिए। मॉस्पी का डॉक्यूमेंट आपके हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स लेना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लेना है, एनसीईआरटी क्लास 12th का ही आता है। और ये बहुत खूबसूरत किताब है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत अच्छी किताब है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और हम जबरदस्ती आपको पढ़वाएंगे। अब देखो थोड़ा सा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग रूपरेखा रखेंगे और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखो क्या पढ़ेंगे। अभी जो है ना, किताब का नाम था अपना इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले ये पता तो हो कि जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तभी तो आगे पढ़ेंगे। देखो इकोनॉमिक्स का मतलब पहले क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। जैसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स
का जेनेसिस कहां है, किस देश में है, तो ग्रीक हो गया भाई, ग्रीक वर्ड से आ रहा है। किस ग्रीक वर्ड से आता है, ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, वहां से इकोनॉमिक्स आता है। जो ओइकोनोमिया है इसका मतलब तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ओइकोनोमिया क्या होता है भाई। ओइकोनोमिया जो है ये खुद दो वर्ड से बना है, एक वर्ड है ओइकोस और जो दूसरा वर्ड है उसका नाम है निमीन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब घर, है ना, घरेलू जो काम होता है उसको आप कहते हैं हाउस होल्ड कोरस। मम्मी क्या करती है, तो हाउस वाइफ है, हाउस होल्ड कोरस का काम करती हैं। नेमीन का मतलब क्या होता है, नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति होती है जिसका नाम ओइकोनोमिया है, जो कि खुद दो वर्ड से बना है, ओइकोस और निमीन से। इसका मतलब ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमीन का मतलब है मैनेजमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट से डील करता है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, जब शुरू में इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति होती है तो वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट को, हाउस को कैसे मैनेज करना है उससे डील कर रहा था। पर जैसे जैसे समय कालांतर में आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक मल्टी फैसेट सब्जेक्ट बन जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है। आज के डेट में आप इकोनॉमिक्स का क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि हाउ पीपल, हम और आप, गवर्नमेंट, हाउ पीपल, गवर्नमेंट, कंट्रीज चूज, CHOS भी होता है, CHO भी होता है, चूज टू यूज देयर रिसोर्सेस। इसी को आप इकोनॉमिक्स कहते हैं आज के डेट में। पहले क्या था कि घर में का कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, आटा कितना होगा, चावल कितना होगा, दाल टाइम पर आ रहा है कि नहीं, उसको आप हाउस होल्ड मैनेजमेंट वाज इकोनॉमिक्स। पर समय के बाद आप देखते हैं कि देश की जो जनता है, सरकार है, अपने लिमिटेड रिसोर्स तो अनलिमिटेड नहीं है, कोयला तो लिमिटेड है, पेट्रोल तो लिमिटेड है, आप उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं उसी को आप इकोनॉमिक्स करते हैं, यूज देयर लिमिटेड रिसोर्स। तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही लिमिटेड डिफिनेशन हो गया इकोनॉमिक्स का। बिल्कुल लिमिटेड डिफिनेशन हो गया, ये तो टेक्स्ट बुक डिफिनेशन हो गया इकोनॉमिक्स का, मैं सहमत हूं इससे। इकोनॉमिक्स का केवल मतलब यही नहीं है, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट काम करते हैं, हाउ द बिजनेस एंटिटी वर्क इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, है ना। भाई रिलायंस कैसे काम करता है वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर एक मिसकंसेप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब बिजनेस मतलब पैसा, वेल्थ मतलब कंट्री का वेल्थ मतलब पैसा, रिसोर्स मतलब पैसा, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक्स डज नॉट डील ओनली विद द मनी। अगर मल्टीपल चॉइस बना दे कि इकोनॉमिक्स डील्स ओनली विद द मनी, नो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका दोस्त बोलता है कि भाई BCW का रेजोनेंस में अभी पॉलिटी चल रहा है, आज पॉलिटी खत्म कर दोगे, तुम्हारा शेड्यूल ये है, और तुम्हारा दोस्त बोलता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं 12th फेल। अब आपको चूज करना है कि आप 12th फेल मूवी देखने जाओगे कि अपना जो आपका टारगेट और शेड्यूल है उसको फॉलो करोगे। आप कैसे निर्णय ले रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑफ टाइम से निर्णय ले रहे हो। कौन इनपुट हमको अपने मंजिल की तरफ पहुंचा रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम। सो यू आर मैनेजिंग, हाउ व्हाट यू आर मैनेजिंग योर टाइम, दैट इज नथिंग बट दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम। I hope I made my point very terse and clear. So there has to be no misconception that economics only deals with the money. Economic deals with the management. It can be the management of the time, it can be the management of the wealth, it can be the management of the lifestyle, it can be the management of a number of the things. So I want to make the things very categorically clear that economics not only deals with the money, it deals with a number of the things. Hence, economics is a multidisciplinary in its approach. Economics is multifaceted in its nature. उसके मतलब बहुत विभिन्न आयामों को छूता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो फिर आप अर्थशास्त्र है सर, उसमें तो अर्थ है, बिल्कुल। मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स, प्राइमरली इकोनॉमिक्स डील्स विद द मनी, प्राइमरली डील करता है, बिल्कुल मुख्य रूप से वो मनी से डील करता है, पर सिर्फ वो मनी से डील नहीं करता है। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर एंड क्लियर। हाँ, मुख्य रूप से 80% ऑफ द समय जो है इकोनॉमिक्स पैसा से डील करेगा, अर्थ से डील करेगा, वेल्थ से डील करेगा, पर हमेशा वो अर्थ से नहीं डील करेगा। इट विल नॉट डील विद द मनी एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर एंड क्लियर।
पर एक चीज और मेरे ध्यान में बात आता है कि सर अभी आप जो किताब का बात बताए, आप बोले कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला मत लेना, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला किताब लेना। इसका मतलब आपने इकोनॉमिक्स तो हमको समझा दिया, पर व्हाट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स? किताब का तो पहले नाम समझा दो, व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये तो बता दो। देखो, ये व्यक्ति है, इनका नाम है, एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है, रैग्नर फ्रिश। यही भाई साहब 1933 में एक कंसेप्ट लेकर आते हैं। उस कंसेप्ट का क्या नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, भाई साहब कहते हैं कि मैक्रो, अब हम आपसे पूछे कि मैक्रो का उत्पत्ति क्या हुआ होगा? ग्रीक से बना हुआ है, इकोनॉमिक्स ही ग्रीक से बना हुआ है, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो मैक्रो ग्रीक वर्ड है और मैक्रो का मतलब होता है बिग। माइक्रो ग्रीक वर्ड है, माइक्रो का क्या मतलब हो गया? माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, ग्रीक वर्ड है। तो भाई साहब एक टर्म से क्या आगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और भाई साहब 3 टर्म लेके आते हैं, एक तो मैक्रो लेके आ गए, एक माइक्रो लेके आ गए, और भाई साहब एक और टर्म्स कॉइन करते हैं जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स मतलब इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिकल मॉडल। जब इकोनॉमिक्स में मैथ लगा देते हो तो उसको तुम इकोनोमेट्रिक्स बोलते हो। तो नॉर्वेजियन जो साइंटिस्ट हैं रैग्नर फ्रिश, यही लेकर इकोनोमेट्रिक्स का भी कंसेप्ट लेके आते हैं कि आप कैसे उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो। 3 टर्म के जनक हैं इकोनोमेट्रिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आपके जहन में आएगा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? किताब का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, किताब का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ मोटा मोटी मत समझो। देखो, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, मानते हैं कि मिल्की वे है। तो भाई मिल्की वे जो गैलेक्सी है आपका, ये विभिन्न तारा से मिलकर बना हुआ है। ये तारा है, 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 ये छोटे छोटे भी तारा आपको दिख रहा होगा। अब मैं बोलता हूं कि भाई मिल्की वे जो है इस साल 10 किलोमीटर दाहिने मूव कर गया, राइट मूव कर गया। इसका मतलब ये पूरा जो मिल्की वे आप देख रहे हो, ये पूरा आपका मिल्की वे गैलेक्सी है, ये आपका पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें विभिन्न चीज है। भाई ये वाला मानते हैं कि ये वाला जो तारा आप देख रहे हो ये इधर मूव किया है 5 किलोमीटर, ये वाला जो आप तारा देख रहे हो कि इधर मूव किया है 2 किलोमीटर, लेफ्ट मूव कर गया। ये वाला तारा फिर इधर मूव किया 1 किलोमीटर, ये वाला इधर मूव कर गया 1 किलोमीटर, ये इधर मूव किया 3 किलोमीटर, ये इधर मूव कर गया 2 किलोमीटर। तो अगर हमको मिल्की वे को स्टडी करना होगा तो हम एग्रीगेट मूवमेंट देखेंगे कि ये तारा किधर मूव किया, ये कहां 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 मूव किया। जब मिल्की वे का जब हम पूरा 1 2 3 4 5 6 सब तारा का स्टडी करते हैं तब हमको मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पता चलता है। मिल्की वे गैलेक्सी का साइज क्या है, सब चीज है। जब आप एक एक तारा को इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हो ए और बी, तब आप इसको कहते हो कि हम मिल्की वे का माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट का आप एनालिसिस कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ओवरऑल आप जो मिल्की वे का स्टडी करते हो उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो। जब फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो कॉन्स्टिलेशन पे आप समझा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, हम कॉन्स्टिलेशन पे समझा रहे हैं। अब तुम एक तारा को ले लो, अगर तुम इस तारा को ही अपना सब चीज मान लेते हो तो इस तारा का बारे में, इसका हम साइज के बारे में, इसके मास के बारे में, इसके लेंथ के बारे में, इसके डायमीटर के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये हम तारा का मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। पर हम इस तारा को अंदर घुस के इसके एटम को स्टडी करेंगे, इसके मॉलिक्यूल को स्टडी करना करेंगे, इसके, ये भाई तारा तो विभिन्न एटम से मिलकर बना हुआ है, जब आप उसका स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसको आप माइक्रो एनालिसिस ऑफ तारा कहेंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर दैट व्हाट इज अ मैक्रो एंड व्हाट इज अ माइक्रो। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, मैक्रो में माइक्रो तो समझ में आ गया, पर व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? माय डियर फ्रेंड, मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस का मतलब जो है, अब दो ध्यान से सुनो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विथ, पहले लिख लो, इट डील्स विथ बिगर पिक्चर।
इट डील्स विद द बिगर पिक्चर विच टेल्स अस, जो हमको बताता है, विच टेल्स अस about the overall health of the economy. अर्थव्यवस्था का ओवरऑल हेल्थ कैसा है वो बताता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो किताब है वो क्या बताएगा, हमारे अर्थव्यवस्था का ओवरऑल हेल्थ बताएगा, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बताएगा। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द लिटिल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये क्या होता है भाई, लिटिल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी? इट डील्स विद द लिटिल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये अर्थव्यवस्था का ओवरऑल पिक्चर नहीं बताएगा, यह उसका छोटा पिक्चर बताएगा। क्या होता है अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पर कुछ फैक्ट इकट्ठा कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन क्वाइन किया, आपको ऊपर बता चुका हूं। देखो कब क्वाइन हुआ, 1933 में क्वाइन हो रहा है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके जनक कौन है, कोई ना कोई तो भाई नाम तो क्वाइन किया, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मुख्य रूप से स्टडी कौन किया, उस व्यक्ति का नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, केन्स भी बोलते हैं, केन्स ज्यादा सही है। जॉन मेनार्ड केन्स कौन है, ब्रिटिश स्कॉलर है। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम किसने क्वाइन किया, रैगनर फ्रिस्ट ने किया। पर नाम क्वाइन करने से इसका मतलब थोड़ी होता है कि सब चीज हो गया। माइक्रो लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहा जाता है, फादर किसको कहा जाता है, एक स्कॉटिश स्कॉलर हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सनद रहे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अभी इनके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी तो बस ब्रॉड कॉन्टूर दे रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ही इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस एडम स्मिथ इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कैपिटलिज्म। इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स रिपीट। व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्लियर, it deals with the bigger picture of the economy. When I say it deals with the bigger picture of the economy, what do I mean to state? सर बात समझाइए, बिगर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? मेरे बंधु, बिगर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ 6 से 8%, 6 से 6.8% एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। अब हम ये डेटा देंगे तो तुम्हारे जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि आपका डेटा कैसे मान ले। मेरा मत मानो, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि द इंडियन अर्थव्यवस्था और द इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6 to 6.8%। सकल घरेलू उत्पाद 6 से 6.8% की दर से बढ़ेगा। So it is giving us the clear picture about the overall health of the Indian economy, yes or no? अगर हम ये बोलते हैं कि द इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी विल बी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इट विल बी 6.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 23। आप बोलोगे आपका डेटा पे कैसे विश्वास करें? हम डेटा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का दिए हो जो भारत सरकार देता है। तो इन्फ्लेशन किसका बता रहा है? पूरी अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन बता रहा है कि द महंगाई की दर 6.8% होगी 23 में। किसका? पूरे भारत के अर्थव्यवस्था का महंगाई का दर। इट इज गिविंग अस द क्लियर पिक्चर अबाउट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यस और नो। अब हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का दर भारत में 1% होगा। इसका मतलब कि इट इज गिविंग अस द क्लियर पिक्चर अबाउट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, कि देश की अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होगी। सो दिस ऑल सेक्टर्स फॉल इनटू द डोमेन ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन में है। तो आप पूछोगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या डील करता है? देखो, हम अगर बोल रहे हैं कि मानते हैं कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसमें बहुत सारे सेक्टर होगा। जैसे कोल सेक्टर हमारे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट करता है। आप कार प्रोड्यूस करते हो, मारुति का करते हो, तो कार प्रोड्यूस आपको ये भी इकोनॉमी, आप हमारे अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सब उसके पार्ट है हमारी अर्थव्यवस्था का। हम और आप कंज्यूम करते हो, साबुन, तेल, सरफ, ये सब उसका पार्ट है।
पर जब हम एक स्टडी करना चाहते हैं कि मानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम स्टडी करना चाहते हैं, मानते हैं कि वायल सेक्टर है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, जब हम आप बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर स्टडी करते हैं कि द वायल सेक्टर विल ग्रो एट 6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज श्रिंक्ड बाय 3%, द कंज्यूमर जो है हमारा और आपका जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जब फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आ रहा है तो हमारा सेल बढ़ जा रहा है। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल सेक्टर का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। So it is dealing with the little picture of the economy, it is dealing with the individual, it is dealing with the smaller picture। कैसे smaller picture? इंडिविजुअल से डील कर रहा है, एक पर्टिकुलर कोल सेक्टर से डील कर रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर से डील कर रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से डील कर रहे हैं, यहां पर आप पूरी अर्थव्यवस्था का जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से डील कर रहे थे, यहां पर आप इंडिविजुअल लेवल पे डील कर रहे हैं, यहां पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कस्टमर का इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखोगे कि भाई बिग बिलियन डे में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, फ्लिपकार्ट के सेल पर, दिवाली पर कैसा इंडिविजुअल बिहेव करता है, आप जब वो चीज स्टडी करते हो अर्थव्यवस्था में, एक एक छोटे छोटे आप देखते हैं कि हम जब 20% डिस्काउंट दिए तब क्या इंडिविजुअल का रिएक्शन होता है, 30% जब डिस्काउंट देते हैं तब क्या रिएक्शन होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जब इंश्योरेंस को फ्री कर देते हैं तब क्या होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंपैक्ट। मानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार पुश करना चाहती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी दे रही है, तब इंडिविजुअल का कैसे बिहेवियर होता है। जब आप इस इंडिविजुअल लेवल पर, सेक्टर लेवल पर स्टडी करते हो तो उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हो। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी एंड क्लियर। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ठीक है सर, यहां पे फिर से लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स नाउ, कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको समझ में आ गया, उसके बाद हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ में आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ में आ गया। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना, इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे निर्णय लेते हैं, हमें पढ़ना है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ता है, हमें क्या पढ़ना है कि देश का बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है। अगर हम बोलते हैं कि देश में पॉवर्टी बढ़ रही है, इट इज गिविंग अस अ क्लियर पिक्चर अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, इट इज द पार्ट ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब हमें और किस चीज का स्टडी करना है, हमें ये स्टडी करना है कि एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, हमें ये स्टडी करना है कि जॉब का स्थिति क्या है, हमें क्या स्टडी करना है कि जीडीपी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, हमें क्या स्टडी करना है कि एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे हमारे इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। इट इज गिविंग अस द क्लियर पिक्चर अबाउट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आई हैव सेट द फ्लोर फॉर टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा और देखते हैं और थोड़ा समझ में कोशिश करते हैं। ठीक है सर, एक बात समझ में आ गया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का खोज किसने किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का खोज किसने किया, पर अभी आपने दो नाम का इस्तेमाल किया, एक तो एडम स्मिथ का नाम का इस्तेमाल आपने किया और एक जॉन मेनार्ड केन्स का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं ना, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम लोग और इसको पिकअप करते हैं। देखो होता क्या है कि ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और क्या है, ये है जॉन मेनार्ड केन्स, ब्रिटिश स्कॉलर हैं। ये क्या है, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केनेशियन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया कि हम लोग केनेशियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। एडम स्मिथ के बारे में देखो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस सेट द टोन नाउ। 1723 से में इनका जन्म होता है और देहांत इनका कब होता है, 1790 में इनका देहांत होता है। आप देखोगे कि ये व्यक्ति 1759 में इनकी एक किताब आती है और एक किताब इनकी जो बहुत फेमस हुई वो किताब आती है 1776 में। किसकी, एडम स्मिथ की। एक जो हमारे लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट डिप्रेशन का। 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब होता है कि ऐसी आर्थिक मंदी अभी तक पूरे विश्व में नहीं आई है, ऐसा आर्थिक मंदी हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि 1759 इकोनॉमिक्स में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, 1776 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ग्रेट डिप्रेशन सबसे बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। उसके बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, अगर आप मेरे जहन में पूछोगे तो 1936 आता है, क्योंकि 1929-30 के बाद हमारे पूरे जो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि स्टार्ट कहां से होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पर होता क्या है,
एक एक देश उससे प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। तो उस ग्रेट डिप्रेशन से कैसे हम लोग को मुक्ति मिलती है, उसके बाद की कहानी 1936 से स्टार्ट होती है। तो ग्रेट डिप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट सर क्यों है, 1936 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए 36 इंपॉर्टेंट है कि 1937 में एक व्यक्ति है, ये सब हम फिर से आपको पढ़ाएंगे, पर 1937 में एक व्यक्ति है, इसका नाम है साइमन कुजनेट। वो पहली बार एक नया कंसेप्ट का जन्म देता है, उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसके लिए हम और आप मरते रहते हैं। तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1929-30 है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1936 है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1776 है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1759 है। ये आपको डेटा आपको पता ही होना चाहिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है? देखो 1759 में एडम स्मिथ जो हैं, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। आप फिर देखोगे कि थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट लिखते हैं, उसके बाद एक और किताब लिखते हैं, ये लिखते हैं 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। इस पूरे किताब को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। ठीक है, कब लिखते हैं? 76 में लिखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट कौन लिखा है, तो उस समय ढेचू ढेचू मत करने आ जाना, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट एडम स्मिथ लिखते हैं। 1776 में जो सबसे फेमस किताब होती है वेल्थ ऑफ नेशंस, वो कौन लिखते हैं? एडम स्मिथ लिखते हैं। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में ये कहते हैं कि मार्केट जो है, ये पहली बार इनविजिबल हैंड की बात करते हैं। अब इनविजिबल हैंड क्या है, ये सब बाद में हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, पर ये इनविजिबल हैंड की बात करते हैं इस किताब में मोटा मोटी। क्या होता है इनविजिबल हैंड? ये कह रहे हैं कि एक मार्केट है भैया, इस मार्केट में एक इंडिविजुअल और एक है प्रोड्यूसर। छोटा छोटा एक बात समझते हैं, यह इंडिविजुअल जितना डिमांड करेगा, मानते हैं कि हम एक मार्केट है पेन का, अगर हम 10 पेन का डिमांड कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो 10 पेन प्रोड्यूस करेगा। अगर मानते हैं कि हम एक्स कलम का 10 डिमांड करते हैं, हम वाई कलम का मात्र 1 डिमांड करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर वाई कलम का है 1 करेगा, 1 से ज़्यादा करेगा तो उसका बिकेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि यह इंडिविजुअल के डिमांड पर और प्रोड्यूसर के सप्लाई पर काम करता है। इनका कहना है कि मार्केट जो है वह डिमांड पर काम करता है और सप्लाई पर काम करता है। यह डिमांड जितना ज्यादा होगा, सप्लाई उतना ज्यादा होगा। डिमांड और सप्लाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, एक इनविजिबल हैंड कंट्रोल करता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो मार्केट होता है, यहां पर एक इनविजिबल हैंड काम करता है। इसका मतलब ये कहते हैं कि मार्केट को सरकार नहीं चलाती है। और यहीं से एक कंसेप्ट निकलता है लिमिटेड गवर्नेंस, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लिमिटेड गवर्नेंस या नो गवर्नमेंट की ये बात करते हैं। क्यों? सरकार नहीं रेगुलेट करे, सरकार नहीं बताए कि तुमको क्या प्रोड्यूस करना है। जो जनता डिमांड करेगी, सप्लायर उसको प्रोड्यूस करेगा, फैक्ट्री उसको प्रोड्यूस करेगा। कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई नहीं। ये जो डिमांड हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चा मानते हैं कि अभी मेंस का कोर्स डिमांड कर रहा है, दक्ष का, रेजोनेंस का, तो ऑब्वियसली हम दक्ष का कोर्स देंगे। अगर अभी हम 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स देंगे, नहीं चलेगा। तो कौन रेगुलेट कर रहा है मार्केट को? डिमांड, आपका डिमांड, और हम सप्लायर हैं। हमारा और डिमांड और सप्लाई को कौन रेगुलेट कर रहा है? मार्केट को। एक इनविजिबल हैंड कर रहा है। वो इनविजिबल हैंड कौन है? वो डिमांड एंड सप्लाई है। ना कोई सरकार रेगुलेट कर रही है, कोई नहीं रेगुलेट कर रहा है, मार्केट अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में वो इस चीज की बात करते हैं। जो थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में किस चीज की बात कर रहे हैं? वो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअल सप्लायर कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअल हम और आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं। फिर एक और किताब लिखते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में कहते हैं वो असेंबली लाइन का जिक्र करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है पर पूछा जा सकता है। अब असेंबली लाइन का क्या जिक्र करते हैं? बोलते हैं कि एक व्यक्ति है राम को क्या है कि राम भाई को एक प्रोड्यूस करना है एक सामान को। ये सामान को प्रोड्यूस करने के लिए पहले इसका ग्राइंडिंग होगा, फिर होगा फिनिशिंग होगा, फिल्डिंग होगा, एक फलाना ढिमकाना होगा। इसको 10 प्रोसेस से पास करना पड़ेगा। पहले इसका धुलाई, उसके बाद रगड़ाई, उसके बाद वेल्डिंग, उसके बाद फिटिंग, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इस राम को ही ये सारा काम करने के लिए बोलेंगे तो ये 1 हफ्ता में हो सकता है कि 10 आइटम प्रोड्यूस करेगा। पर इस किताब में कहते हैं कि अगर वेल्डिंग धोने के लिए एक आदमी लगा हुआ है,
वेल्डिंग के लिए एक आदमी लगा हुआ है, फिनिशिंग के लिए एक आदमी लगा हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट के असेंबली के लिए एक आदमी लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक हफ्ता में जो 10 आइटम प्रोड्यूस हो रहा था, जो एक ही व्यक्ति कर रहा था, उसके जगह आप यहाँ पे 4 व्यक्ति और हर जॉब पर आप लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक हफ्ता में 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और यही जो सिस्टम होता है, इसको आप असेंबली लाइन कहते हैं। जो अभी आप बोलते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन चल रहा है, मारुति जो कार होता है उसका चक्का चाइना से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट ताइवान से आ रहा है, फिटिंग भारत में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन है। ये व्यक्ति उस समय बात कर रहा है असेंबली लाइन की, ये उस समय बात कर रहा है असेंबली लाइन की। तो इस व्यक्ति को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे, तो आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहेंगे। समझ में आ गई? थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में इनविजिबल हैंड की बात कर रहा है। वेल्थ ऑफ द नेशंस में वो असेंबली लाइन की बात कर रहा है, एक सेक्टर की बात कर रहा है। इसका मतलब कि वह ओवरऑल हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, वह एडम स्मिथ इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। एडम स्मिथ एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं ऑफ द इकोनॉमी की। जब पर्टिकुलर सेक्टर और इंडिविजुअल लेवल पर आप बात करते हैं, तो इसका मतलब कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसीलिए आपको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और ऐसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया कि हाँ सर ठीक है। 1759 में थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, 1776 में ये वेल्थ ऑफ द नेशंस की बात करते हैं, और ये सारा चीजें इंडिविजुअल सेक्टर की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं, कस्टमर कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, पर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी की बात कभी नहीं करते हैं। तब तक क्या होता है कि 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया। ग्रेट डिप्रेशन में यूएसए की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। जब यूएसए की अर्थव्यवस्था कोलैप्स की, तो वो पर्कुलेट करके दूसरे देश तक चला गया और पूरी आर्थिक मंदी विश्व में हो गई। आप इस चीज से आप इसका गेज कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेट डिप्रेशन के पहले 3% था, ग्रेट डिप्रेशन के समय अनएम्प्लॉयमेंट का दर 25% हो गया। मतलब 1/4 100 में से 25 आदमी यूएसए में अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब घर कैसे चलेगा? ये आलम हो गया ग्रेट डिप्रेशन का। कोलैप्स कौन किया? यूएसए। अभी तक ये किस चीज की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है। अभी तक किस चीज की बात करते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे बिहेव करता है। अभी तक किस चीज की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर किस चीज की बात कैसे बिहेव करता है। ये कभी भी पूरे अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे थे कि पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वह एक पूरे टीम की बात नहीं कर रहे थे, अभी तक वो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे थे। तो ग्रेट डिप्रेशन के समय आप देखते हो, 1929-30 के समय आप देखते हो कि पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गया। तो अब एक ग्रुप ऑफ थॉट कह रहा है, अब 2-4 एग्जांपल हमको मत देना कि नहीं सर फलाना किताब में एडम स्मिथ ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात की। हाँ किए हैं, तभी तो उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता, पर मुख्य रूप से उनका जो शोध रहा है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ चिंतक बोला कि भाई एडम स्मिथ तो फेल कर गया, वो तो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ हमको नहीं पता है, पर पूरी एग्रीगेट लेवल पे तो पूरा विश्व फेल कर गया, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था फेल कर गई। इसका मतलब देयर हैज टू बी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे। आप स्टडी तो करिए, बिल्कुल सही है जो एडम स्मिथ कर रहे हैं, पर हमें ओवरऑल स्टडी करने की भी जरूरत है कि पूरा अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है, एक देश की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। हमें एक ब्रॉडर पिक्चर भी देखने की जरूरत है। तो यहां से आप देखते हो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद से 1937 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है साइमन कुजनेट। वो कहता है कि एक नए टर्म की बात लेकर आता है जिसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हो। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट वो 1937 में लेके आता है और कहता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह हम और आपका इंडिविजुअल लेवल का बिहेवियर को नहीं गेज करता है, देश के ओवरऑल अर्थव्यवस्था को वो गेज करता है, पूरा की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को देखता है, ताकि एग्रीगेट लेवल पे पूरा देश की अर्थव्यवस्था ना फेल कर जाए, विश्व की अर्थव्यवस्था ना फेल कर जाए। अब देखो होता क्या है, 1936 का फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। 1929-30 में जो एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसका बहुत क्रिटिसिज्म होना होता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम नहीं बना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से आप ग्रेट डिप्रेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों हो गया, नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि हमें नए चीज की जरूरत थी, और वो नया चीज के रूप में आता है केनेशियन इकोनॉमिक्स। जॉन मेनार्ड केन्स बोलते हैं कि भाई हमें मैक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा, बृहद रूप पे एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करने के बजाय
एक इकोनॉमी की ब्रॉडर पिक्चर को स्टडी करनी पड़ेगी। हमें देश लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा कि देश का हेल्थ कैसा है, ताकि हमारा देश नहीं कोलैप्स करे। एनपीए की स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति क्या है, हमें उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो 1936 में एक किताब लिखते हैं जॉन मेनार्ड केन्स। उससे पहले एक किताब इनका आ चुका होता है 1919 में। ये किताब बहुत फेमस नहीं होती है। इस किताब का नाम है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस। ये बहुत फेमस किताब नहीं है, पर आप इसको ध्यान में रखना। पर इनकी जो बहुत फेमस किताब होती है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब ये लिखते हैं? 1936 में लिखते हैं। और यहीं पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं। इसलिए इनको ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें ये जिक्र करते हैं। और अगर तुम बेसिकली बात तुम करोगे तो अब अगले वीडियो में बता देंगे, है ना, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा ले लेंगे, फिर ग्रेट डिप्रेशन को कैसे डील करता है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, उसको देख लेंगे। अब देखो कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, एक किताब है द थर्ड पिलर। हमको ये बताओ कि थर्ड पिलर के ऑथर कौन है। और अगर इस तरह का और तुमको वीडियो की जरूरत होगी इकोनॉमिक्स पर तो बताना। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो लेकर आ जाएंगे। नहीं पसंद होगा तो छोड़ देना। तो चलो थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किस चीज की बात करते हैं? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, एग्रीगेट वेरिएबल इन इकोनॉमी। एडम स्मिथ साहब किस चीज की बात कर रहे थे? इंडिविजुअल लेवल ऑफ द इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट करता है, उस चीज की जिक्र करते हैं। तो दो तीन चीज को याद रखना। एडम स्मिथ कौन किताब के हैं? थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द कॉज एंड द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसमें असेंबली लाइन का जिक्र करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यार। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनार्ड केन्स लिखते हैं, 36 में लिखते हैं। इनकी एक और किताब है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि थर्ड पिलर के ऑथर कौन है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेट डिप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पिकअप करेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, और फिर हम लोग अच्छे से इसको करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा वीडियो बताना, और जरूरत होगा तो यूट्यूब पर आ जाएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।